बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आज पिछले एक साल में जब से हमारी हुकूमत आई है उसके हवाले से सूबे के हालात के ऊपर, मईशत के ऊपर और अमन व अमान के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से कोई बात करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब हमने ये सूबा आके संभाला तो उस वक्त इस सूबे के अंदर 15 दिन की भी तनख्वाह के पैसे मौजूद नहीं थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इमरान खान के विज़न के मुताबिक आकर यहाँ पे काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 169 बिलियन का हमारे पास सरप्लस मौजूद है, जो तकरीबन 3 महीने की तनख्वाह बनती है सूबे की। इसके अलावा हमने माशाल्लाह बग़ैर टैक्स लगाए अपना जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसको 55% हमने उसका इजाफा किया है और नॉन टैक्स में भी हमने 45% इजाफा किया है। 72 अरब रुपए की हमारे ऊपर इनहेरिटेड लाइबिलिटी थी जो सारी की सारी हमने उतार दी हैं। इसके साथ साथ अपने डेवलपमेंट के हवाले से हमारा जो रिसिप्ट आती हैं उसके मुताबिक एक बजट बनता है और एलोकेशन रखी जाती है उसकी, तो माशाल्लाह उससे बढ़कर चूँकि पैसा हमने इकट्ठा कर लिया है तो 30 अरब रुपया उससे बढ़कर बजट से अपनी डेवलपमेंट स्कीम्स को भी हम इस रवां साल में दे रहे हैं जो शुरू है इस वक्त। हमारे ऊपर जब हमने हुकूमत संभाली तो 752 अरब रुपए का कर्जा था और हमने 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया और 50 अरब रुपए कर्जा उतारा भी है इस सूबे की आवाम के ऊपर जो कर्जा डाला गया था। साथ साथ पहली दफ़ा हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक कि एक खुद मुख्तार कौम जो है वो कभी कर्जदार नहीं होती, तो हमने 30 अरब रुपए से जो शुरू किया है अपना एक हमने एंडोमेंट का एक डेब्ट फंड जो है बनाया है जिसमें 30 अरब रुपए हम डाल चुके हैं और इंशाअल्लाह उसको हम इसी साल 50 अरब तक लेके जाएंगे और ओवरऑल हमने इसको 150 अरब तक लेकर जाना है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूबे में उन प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया कि जिन प्रोजेक्ट से सूबे के अंदर सूबे की जो वो पोटेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ से रेवेन्यू आती है उनके ऊपर हम इन्वेस्ट करें। उस पर हमारा काम शुरू है। हमारे पास एक हाइडल का जो है नेट हाइडल का बहुत बड़ा हमारे पास एक पोटेंशियल है, उसके ऊपर हमारा जो काम अभी शुरू है। मुझे इंशाल्लाह पूरा उम्मीद और यकीन है कि 2028 तक हम 500 मेगावाट बिजली अपनी तैयार करेंगे और ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास नहीं है, उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। 18 अरब से काम शुरू हो गया, तकरीबन 157 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है और अगर यहाँ पे हमारी बिजली तैयार इंशाल्लाह हो जाएगी, साथ में हमारी लाइन बिछ जाएगी, तो हम जब इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देंगे तो एक तो सूबे का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और साथ में एक इंशाल्लाह केपी जो है इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा और इंशाल्लाह उससे रोज़गार भी आएगा और रेवेन्यूज़ भी आएंगे। हमने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर इस पैसे के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो इजाफा किया है उसमें सबसे पहले आपने देखा पिछला माह रमज़ान और ये माह रमज़ान 20 अरब रुपये हमने अवाम के अंदर रमज़ान पैकेज के हवाले से जो है हम बांट रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी हमारे स्कॉलरशिप से मुख्तलिफ उन सब को हमने डबल किया। हमारे जितने भी एलिमेंट्री में हमारे जितने भी स्टाइपेंड से बच्चों और बच्चियों को उनको हमने डबल किया। उसके अलावा हमारा जो ज़कात दी जाती थी 12,000 रुपये उसको बढ़ा के हमने 25,000 किया। जो हमारा जहेज़ फंड था 25,000 रुपया एक बच्ची के लिए जो बहुत कम था, ना होने के बराबर था, उसको हमने 2 लाख किया और इसी तरह हर चीज़ को हमने बढ़ाया और अपने जो हमारे वो सेक्टर्स जिनके अंदर खसारे हो रहे थे उनके अंदर हमने अब उनको एंडोमेंट फंड देना शुरू कर दिया ताकि उन्हीं से पैसा आता रहे और उन्हीं पैसों से हम बजाय ग्रांट दें बार बार और पैसा ज़ाया हो आवाम के टैक्स का पैसा, तो अपने उस एंडोमेंट फंड से पैसा भी महफूज रहे और साथ साथ जो है उसके अंदर वो इदारे जो हैं अपने पाँव पर भी उन्हें खड़े करने हैं। तो उसमें भी हमने तकरीबन हर उस सेक्टर के अंदर 2-2 अरब 4-4 अरब डालना शुरू कर दी हैं, जिनमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें वासाज हैं, जिनमें TMAs हैं और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि इस साल दिसंबर तक हम इंशाल्लाह इन तमाम को इस एंडोमेंट फंड के ज़रिए खुद मुख्तार कर देंगे और वो कम अज़ कम हमारा ग्रांट का पैसा ज़ाया नहीं होगा। उसी पैसे को सेफ रख के उनके जो लाइबिलिटीज़ हैं उसी से अपनी वो पूरी करेंगे और फिर पाँव पे भी खड़े होंगे। इसके अलावा हमारे पास सूबे में जो और पोटेंशियल्स हैं जिसमें माइनिंग है वो एक बड़ा पोटेंशियल है, उस पर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले पाकिस्तान बनने से लेके अब तक माइनिंग में इलीगल प्लेसर गोल्ड की माइनिंग हो रही थी और उसमें हिस्से ही लोग ले रहे होंगे, जारी बात है। तो हमने उसमें से सिर्फ 4 साइट्स को हमने जब ओपन ऑक्शन किया ट्रांसपेरेंट तरीके से तो उससे हमें 5 अरब रुपये आया है और इंशाल्लाह हमारे पास और इस तरह की बहुत साइट्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। साथ साथ मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये पैसा हमने टैक्स लगा के हासिल नहीं किया या कोई यहाँ पर कोई CM हाउस में या कोई इधर से ट्रेड में कोई ख़जाना नहीं खोदा।
ये सिस्टम के अंदर ये पैसा मौजूद था। सिस्टम के अंदर ये पैसा कहाँ जा रहा था, किन की जेबों में जा रहा था, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। लेकिन अब वो सारा पैसा इकट्ठा करके हम सरकार के ख़जाने की जेब में लेके आए हैं, और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो मैंने आपको बताई है। और इसमें अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो और भी छोटी छोटी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन एक मैंने आपको परफॉर्मेंस के लिहाज से मैंने बता दी है आपको कि ये है पख्तूनख्वा की हुकूमत की परफॉर्मेंस। और कोई भी इसे अगर एवेलुएट करना चाहता है अपनी परफॉर्मेंस को, कोई मुनाजरा करना चाहता है इसके ऊपर, या जो मैं फिगर बता रहा हूँ उस पर अगर मैं कोई गलत बयानी कर रहा हूँ तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। और हमने उसमें अपनी जो बुक शाया की है, अपनी परफॉर्मेंस की 1 ईयर बुक, उसमें भी हमने ये इंश्योर किया है कि थोड़ा है या ज़्यादा है हम वही लिखेंगे जो हमने किया है। हम औरों के कामों पर भी तख्तियाँ लगाने वालों में नहीं है। अगर मैं उस डिटेल में जाऊँ तो वो एक बहुत लंबी डिटेल है। हमारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स कि पिछले 10-10 साल 9-9 साल से वो शुरू थे और कंप्लीट होना था 2018 में। कंप्लीट ना होने की वजह से उससे जो रेट्स का एक्सेलेशन हुआ है और उससे जो नुकसान हुआ है वो उसके अलावा है, लेकिन उससे जो फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो उसके अलावा है। तो हमने ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट अपने ड्यू फॉर कंप्लीशन में डाल के कंप्लीट कर लिए हैं, मज़ीद भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। मैं एक सिंपल मिसाल लेता हूँ, 2014 से मानसेरा में हमारा एक हाइडल प्रोजेक्ट शुरू था, 18 में मुकम्मल होना था। जब हम आए तो कुछ भी नहीं हो रहा था, हमने उसको मुकम्मल भी कर लिया और पिछले 2 हफ्ते पहले हमने एग्रीमेंट भी कर लिया और उस 10 मेगावाट से हमें 44 करोड़ रुपये सालाना भी आएगा और जाहिर बात है पाकिस्तान को फ़ायदा भी होगा। फॉलोड बाय 2 महीने में और भी 2 हैं तकरीबन 50 मेगावाट के, वो भी हम इंशाल्लाह सिस्टम में डालेंगे तो उससे 4 अरब रुपये आएगा। उसमें भी काम तेज़ी से जारी है। तो हम फोकस कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो सूबे को पाँव पे खड़ा करें, और ये उसका माशाल्लाह जो रिज़ल्ट है मैं पूरी टीम का, पूरी अपनी गवर्नमेंट का, अपने पार्लियामेंटेरियंस का कि उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को, अपनी कैबिनेट मेंबर्स का और अपनी ज़ाहिर बात है ब्यूरोक्रेसी का, अपने तमाम जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको खैर तहसीन भी पेश करता हूँ। दूसरा जो इशू हमारा है बड़ा, वो ज़ाहिर बात है दहशतगर्दी, अमन व अमान इस सूबे का। मैं जैसे ही मैंने बहसीयत वज़ीर आला अपना ये ओहदा संभाला तो पहले ही हफ्ते में मैंने अपनी जो मेरी ज़ाती इस सूबे में, ज़ाहिर बात है मैं रहा हूँ, इस सूबे का मैं पैदा हुआ हूँ, ये सूबा मेरा सूबा है तो मुझे सूबे के हालात का अंदाज़ा बखूबी है। तो मैंने बहसीयत चीफ एग्जीक्यूटिव जाकर वहाँ पर इस पर बात की कि आप पहले तो ये बताएं कि ये हालात ख़राब क्यों हुए, ख़राब करने की वजूहात क्या हैं, और वो वजूहात मैंने आइडेंटिफाई की। एक दफ़ा सब के सामने दोबारा मैं करना चाहता हूँ। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। आप रिकॉर्ड की बात करूँगा, आप देख लें कितने धमाके हुए, कितने हमले हुए, फोर्सेस पे हुए, खुदकुश हुए, आप वो देख लें 2018 से लेके 2021 के एंड तक जितना भी वो टाइम था आप देख लें उसमें। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पूरी रियासत और तमाम इदारे वो एक पार्टी को ख़त्म करने के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने पूरा फोकस कर दिया एक पार्टी के ऊपर, उस पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, उनके वर्कर्स के ऊपर, उनके कैंडिडेट्स के ऊपर, और एक पार्टी को ख़त्म करने के ऊपर जब सारी की सारी अपनी उन्होंने स्टेमिना, अपनी सारी कुव्वत वो लगाना शुरू कर दी तो वो जो उनका काम था वो उनसे रह गया और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि ये चीज़ दोबारा उभरना शुरू हुई और उभरते उभरते आज वो यहाँ तक पहुँची है। लेकिन मैंने डे 1 में इनको कहा कि आप जो यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग करते हैं पॉलिटिकल, ये नहीं करनी चाहिए। पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं। हमारी बॉर्डर्स पर वो इलाका है जिसके अंदर सुपर पावर से कई दहाइयों से जंगें हो रही हैं और सिर्फ जंगें नहीं हुई, शिकस्त दी गई है सुपर पावर्स को। तो उनके हालात को कंपेयर करना विद पंजाब और विद सिंध ठीक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है और गवर्नमेंट की इन चीज़ों को हटाकर कभी एक तरफ लगा लेते हैं, कभी दूसरी तरफ लगा लेते हैं। तो मैं आज ये बरमला कह रहा हूँ कि ये इनकी नाअहली है, जिम्मेदार लोगों की नाअहली है, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, इदारों की नाअहली है कि आज ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं और अब भी इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अगर अब भी इसी तरह ये बैठ के फैसले वहीं पे बैठे करेंगे और हालात को देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हालात मज़ीद भी ख़राब होंगे। मैंने इनसे कहा कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, इन्होंने मेरे ऊपर तनकीद शुरू कर दी, जबकि मैंने कोई ऐसी अजीब बात नहीं की थी। पूरी दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं। उसके बाद कई महीने गुजरते गए, मैं बात करता रहा, आखिर में आके इन्होंने कहा कि ठीक है आप मुज़ाकरात के लिए आगे पेशकदमी करें और फेडरल गवर्नमेंट को मैंने कान बोर्ड लेके उनके लोगों को शामिल करके हम करेंगे। उसके बाद हमने उस पर काम किया, हमने जिरगे किए, हमने लोग बुलाए, हमने स्टेक होल्डर्स को बुलाया और हमने पूरी एक पहले छोटी कमेटी बनाई और साथ में हमने फॉलोड बाय बिगर कमेटी जो कि तमाम फिर अजला जो कि मर्ड डिस्ट्रिक्ट के हैं उनसे हम उनके मशरान को लेते और इनके लोग भी शामिल करते हुए देते और हमने इनको TOR तक भेज दिए, इनके कहने के मुताबिक TOR भेज दें।
उनको TOR से गए हुए 2 महीने हो चुके हैं, 3 दफ़ा रिमाइंडर दे चुके हैं, लेकिन कोई अमल दरामद तो छोड़ दें, कोई बातचीत उस पर नहीं हो रही। आज आपके सामने ये हालात हैं, लेकिन मुझे फ़ख्र है इस बात पे। और अगर गवर्नमेंट की और हुकूमत की अमलदारी की बात हो तो उसका सबूत ये है कि पख्तूनख्वा की पुलिस मुकाबला कर रही है। अवाम तो कर ही रही है, पहले दिन से कर रही है, पख्तूनख्वा की पुलिस भी मुकाबला कर रही है और वो नज़र आ रही है कि वो मुकाबला कर रही है। इसका मतलब है कि हुकूमत की अमलदारी इस सूबे में मौजूद है। बाकी सूबा बलूचिस्तान जो है उसके भी जो हालात हैं आपके सामने हैं, वहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्या हालात हैं कि मुकाबला उनकी हुकूमत कर रही है, नहीं कर रही है, सिर्फ बातों की हद तक कर रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस भरपूर मुकाबला भी कर रही है, जवाब भी दे रही है और पसपा भी कर रही है उनको। और इसके सबूत ये है कि जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अंदर बॉर्डर तो पाक फौज के पास है, वहाँ से जो लोग अंदर आ जाते हैं पसपा करने के लिए, उस पर हमारी पुलिस का रोज़ाना की बुनियाद पर एक ऐसा किरदार और कुर्बानी है जिस पर मुझे फ़ख्र है। और मैं यहाँ पे बरमला ये कह रहा हूँ कि ऐसी पुलिस जो पख्तूनख्वा के अंदर है, जो इस तरीके से मुकाबला कर रही है, उसके ऊपर किसी का बाहर से बैठे हुए बंदे का, किसी और सूबे में बैठे हुए बंदे का या बंदी का तनकीद करना या पॉइंट स्कोरिंग करना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। NFC के हवाले से मैंने एजेंडे पे बात की, बार बार की। NFC हमारा हक है, इसको रिवाइज किया जाए। मुझसे ने वादा किया है, एपेक्स कमेटी के मिनट्स में शामिल है कि उस पर इन्होंने वादा किया कि दोबारा बुलाया भी जाएगा NFC को और उस पर यह एजेंडा डाला भी जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो जायज़ हक है कि हमारा जो आबादी बढ़ी और जो हमारा रकबा बढ़ा इस सूबे का मर्ज होने के बाद, जब वो हमें मिलेगा तो तकरीबन वो 250 अरब के लगभग है साल का, तो उससे मैं इस पुलिस की तनख्वाह को बढ़ाऊँगा। उससे मैं अपने सूबे के जो मज़ीद ऐसे मसाइल हैं जो सालाना बुनियादों पर हैं, जिनसे हम मज़ीद काम कर सकते हैं, हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे। तो इंशाल्लाह ये पैसा भी इनको देना पड़ेगा। अप्रैल की मैंने डेडलाइन दी है इनको। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पैसा किसी की जेब से नहीं जा रहा, ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमारे सूबे का हक है, या कि इनको देना पड़ेगा। नहीं तो मैं अपने एहतजाज का हक रखता हूँ और ये एहतजाज पॉलिटिकल एहतजाज नहीं होगा, ये एहतजाज हुकूमत का एहतजाज होगा, ये एहतजाज हमारे सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज होगा और ये हमारी आवाम का अपना हक के एहतजाज होगा। और हम उसका हक रखते हैं और हम करेंगे। इससे बेहतर है कि पहले ही आप इसके ऊपर अपना जो वादा है उसके मुताबिक NFC को बुला लें। हमारे जो बकायाजात हैं नेट हाइडल के, उस पर बातचीत जारी है। 2000 अरब से ज़्यादा बढ़ चुके हैं वो। अगर पैसे इनके पास नहीं है, हमारे साथ बैठ जाएं, हमें कुछ पैसे वो दे दें जो ये दे सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं है, इनको देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ये पैसे माफ़ नहीं कर सकता। मैं प्रेसटा की तरह 1680 अरब को 80 अरब में माफ़ी नहीं दे सकता, क्योंकि ये पैसा मेरा है नहीं, ये पैसा मेरी आवाम का है। तो ये पैसा पूरा इनको देना पड़ेगा। और जो हमारे बकायाजात हैं AIP के हवाले से, शर्म का मकाम है कि ऐसे हालात के बावजूद दहशतगर्दी भी फैल रही है और वहाँ की आवाम से जो वादे किए गए थे AIP के, फेडरल गवर्नमेंट के, उसमें अब तक 700 अरब देने थे। उस 700 अरब में से 232 अरब अब तक एलोकेट हुए इन 7 सालों में और उसमें मिले सिर्फ 132 अरब। और जब से हमारी हुकूमत आई है 9 महीने से एक ऐसी कमेटी बना दी गई है कि वो जो पैसे हर महीने आते थे वो भी इन्होंने बंद कर दी है। तो इनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा यहाँ से होता है। और मैंने इनको बताया हुआ है कि पैसा जल्दी रिलीज़ करें, क्योंकि इस दौरान में हमने काम बंद नहीं किया। अपने पैसों में से हम वहाँ पर भी पैसा ये दे रहे हैं, लेकिन पैसा इन्होंने देना है। ये कोई भीख नहीं है, ये कोई खैरात नहीं है, ये वो हक है, आइन के मुताबिक हक है जो हमें मिलना चाहिए और हमारे साथ कमिटेड है ये। तो कमिटमेंट्स को पूरा करें। जब रियासतें अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं करती तो अवाम में एतमाद ख़त्म होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि अवाम का एतमाद नहीं है इस वक्त, ना अपने इदारों पर न हुकूमत के ऊपर। और यही वजह है कि एतमाद ना होने की वजह से चीज़ें बदतर होती जा रही हैं। अपना एतमाद बहाल करें। आप देखें IMF का हमने टारगेट अचीव किया, IMF ने कहा, उससे क्या हुआ, एक सूबे की क्रेडिबिलिटी बनी कि क्रेडिबल सूबा है, ये सूबा अपनी जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है। इसी तरह हमने जो एक कर्जा उतारा है, ये भी हमारी क्रेडिबिलिटी है कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं कि हम ऐसा सूबा है कि अगर हम कोई कर्जा लेंगे तो हम उसको उतारेंगे और जो कमिटमेंट करेंगे पूरी करेंगे। जब से हम आए हैं हर महीने जो 10 अरब रुपया कर्जे की जो किस्त देनी पड़ती है, हमने 1 रुपया भी शॉर्ट नहीं किया, हर महीने मुकम्मल हम देते हैं। वजह क्रेडिबिलिटी मैटर्स। आप क्रेडिबल होंगे तो दुनिया में आपकी एक पहचान भी होगी, आपका एक नाम भी होगा, लोग आप पे एतमाद भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। आप क्रेडिबल नहीं होंगे तो आपका पड़ोसी भी आप पे एतमाद नहीं करता, कोई और मुल्क या कोई और इन्वेस्टर तो बहुत दूर की बात है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाह रहा था।